सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुछ चीजें जैसे हम आपसे पूछते हैं, मान लीजिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? गुड, शाबाश। ये 3 नंबर का क्वेश्चन तो यही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब है? 31 अक्टूबर। क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? Yes, he was born on the same date, 31st October 1875, and death 15th of December 1950. ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस छोटे छोटे आपको प्री में भी मिल जाते हैं और मेंस में मिल जाते हैं, जो कि सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हमको देख लेना चाहिए। यदि थोड़ा सा और देखें तो पटेल डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो इन 1917 एंड कंटिन्यूड इट टिल 1950। मतलब 33 साल तो इन्होंने डोमिनेट किया इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो को, 1917 से लेकर के 1950 तक। चूंकि 1950 में इनकी 15 दिसंबर को डेथ हुई थी, तो उसके बाद की बात। कुछ कहानियां और हैं हमारे पास जिन कहानियों पे हम बात करेंगे, और उन कहानियों को जब सुनेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो ही वॉज ए बैरिस्टर इन लंदन 1912, और अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू की इन्होंने 1913 से। 1913 गांधीयन फिलॉसफी in 1917, and he was the first municipal commissioner of Ahmedabad 1917 to 1924, and then municipal president from 1924 to 1928. Municipal president, और इनको बारदोली सत्याग्रह की वजह से सरदार की उपाधि मिली। बारदोली सत्याग्रह। He was president of Indian National Congress in Karachi session 1931. President of Indian National Congress 1931. और पोस्ट इंडिपेंडेंस यदि हम देखें तो ही वॉज होम मिनिस्टर, ही वॉज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, एंड ही वॉज मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। एक बात और याद रखनी है, ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न पॉस्टमसली। भारत रत्न मिला इनको मरणोपरांत 1991 में। ठीक है, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो, गांधी जी का इन पर ट्रस्ट बहुत था, और गांधी जी को यह बात पता थी कि जब स्वतंत्रता मिल रही है और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, आपको हम बता दें कुछ चीजें आपको छोटी छोटी सी दिमाग में रखनी चाहिए। जब इंडिपेंडेंस मिल रही थी तो ब्रिटेन ने इस तरह का काम किया कि हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए। ठीक है, और ऐसा हम होने नहीं दे सकते थे, क्योंकि सरदार पटेल का यह मानना था कि हम लोग
रक्त से और संबंधों से एक ही हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आज यदि भोपाल स्टेट अलग होता तो हमारे कितने लोग भोपाल में रह रहे हैं जो हमारे ही हैं, हमारे नातेदार रिश्तेदार हैं? और उस समय तो बहुत छोटे छोटे थे। तो उन्होंने दो तीन चीजें अपने दिमाग में रखी थी और उन चीजों को उन्होंने लोगों से कहा कि भाई काम करिए कि या तो आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप देखिए भारत का इंटरेस्ट इसमें है कि आप लोग भारत संघ में मिल जाएं और आपको भी हम कुछ लाभ दे देंगे। तो आपको ये लगता ना कि जो टैक्स कलेक्शन होता है वो आपको मिलता है, लेकिन आपकी जनता खुद ही चाह रही है कि वो भारत संघ में मिले। आप रूलर हैं ये हम मानते हैं, लेकिन यदि आपके यहां पर विद्रोह होगा तो कैसे संभलेगा? ये बात प्रिंसली स्टेट्स को समझ में आती थी। और दूसरा, उन्होंने उनको इंटरेस्ट भी दे दिया कि भाई चलिए आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को भी हम पूरा करेंगे। और वो क्या था? वो था प्रिवी पर्सेस को देना, कि भाई आपको कुछ पैसा दिया जाएगा ताकि आपके जो खर्चे हैं वो चल सकें। तो ये जो चीज है वो इनको एकदम अलग बनाती है, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस उन्होंने जो रखा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखा। तो मेनली दो चीजों के लिए सरदार पटेल जाने जाते हैं, जिसको हम मानते हैं और पूरी दुनिया मानती है। पहला है उनका इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, और दूसरा है मेंटेनिंग द आयरन फ्रेम ऑफ इंडिया। मेंटेनिंग द आयरन फ्रेम ऑफ इंडिया। ये स्टील फ्रेम भी लिखते हैं, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और ये क्या है? हमारी ब्यूरोक्रेसी है या ऑल इंडिया सर्विसेज, आप दोनों याद रख सकते हैं। ठीक है। गांधी जी ने इनसे कहा था कि सरदार, यू अलोन कैन इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट्स। ये गांधी जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट इज सो ग्रेट एंड डिफिकल्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट is so great and difficult that you alone can solve it. अब कुछ शब्द आपको और जानने चाहिए। एक शब्द है ब्रिटिश पैरामाउंटसी। वो शब्द ध्यान रखेंगे आप लिखते समय। ये इसलिए याद रखेंगे क्योंकि आपको ये शब्द हमेशा प्रिंसली स्टेट्स के समय करना पड़ेगा। ब्रिटिश पैरामाउंटसी। और ये जो ब्रिटिश पैरामाउंटसी है, इसका मतलब ये हुआ कि जब अंग्रेज भारत छोड़ करके जा रहे थे तो ब्रिटिश पैरामाउंटसी खत्म हो रही थी। और ब्रिटिश पैरामाउंटसी के खत्म होने का मतलब ये है कि जो स्टेट्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो अपने आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब भारत के अंदर यदि 150 और राज्य बन जाते तो क्या होता? ये राज्य ऐसे नहीं कि जो हमारे राज्य हैं विदेश जैसे हो जाते हो। जैसे आज पाकिस्तान है, वो हमारे लिए विदेश है। अफगानिस्तान है, हमारे लिए विदेश है। बांग्लादेश है, हमारे लिए विदेश है। म्यांमार अलग कर दिया गया था हिंदुस्तान से, आज हमारे लिए विदेश है।
वैसे ही भारत में यदि विदेश होते कितने सारे होते, आप सोचो ना जरा। मध्य प्रदेश में भोपाल स्टेट होता। और ये स्टेट सिर्फ इतना ही नहीं है, आप ऐसे सोचो मध्य प्रदेश में तो एक एक वर्ग किलोमीटर के स्टेट होते, मतलब स्टेट ऑफ भंवरकुआ भी हो सकता था, स्टेट ऑफ नौलखा भी हो सकता था। मतलब ये कैसे स्टेट है? ये कहते नहीं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। कैसे रह लोगे भाई? कितनी सारी समस्याएं आ जाएंगी हमारे पास। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जब अंग्रेजों ने अपनी पैरामाउंटेसी खत्म की तो उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए। और 3 ऑप्शंस क्या दिए? इधर ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया, नंबर 2 ज्वाइन डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, और रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम दीज डोमिनियंस। या तो भारत का डोमिनियन ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान का ज्वाइन कर लो, और या फिर स्वतंत्र रहो। अब बताओ, आधे से ज्यादा लोगों को लगता है ना स्वतंत्र रहें तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर? अब देखो, इस समय जो प्रिंसली स्टेट्स को लग रहा है उनका ड्रीम क्या है? टू एंजॉय एब्सोल्यूट सोवरेंटी। टू एंजॉय एब्सोल्यूट सोवरेंटी, हम पूरी तरह से संप्रभु हो जाएं। इसका मतलब राजा जो चाहेगा वो करेगा, जिसको फांसी देना चाहे, जिसको लूटना चाहे, जो करना चाहे वो कर लेगा वो राजा, क्योंकि राजतंत्र तो ऐसा ही होता है। ये एब्सोल्यूट सोवरेंटी का जो ड्रीम है, एस्पिरेशन है, इट वॉज डिलेटेरियस फॉर द इंडियन इंटरेस्ट। ये भारतीय हितों के लिए नुकसानदायक था, खतरनाक था, गंभीर समस्या हो सकती थी इसमें। ठीक है? और 554 प्रिंसली स्टेट थे। 554 ये अराउंड रहता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं 554 ठीक है। अब यहां पर कुछ शब्द आएंगे, हम शब्द ये बहुत बार बोल चुके हैं। तो सरदार पटेल ने कुछ चीजें यूज की। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेशराइज किया, उन्होंने काजोलिंग की, उन्होंने कोक्सिंग की, और उन्होंने फियर भी दिया। दिया कि नहीं दिया? चारों चीज उन्होंने कर दी, साम दाम दंड भेद। आप देखो ना सरदार पटेल की स्टाइल क्या है, साम दाम दंड भेद सब लगा दिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने जो चीज कही, जो उन्होंने अपना लॉजिक रखा, देखो कैजोलिंग, कोक्सिंग, फियर फैक्टर, प्रेशराइज, ये सब शब्द तुम्हें पता है। दबाव, काजोलिंग मतलब इस तरह से आदमी को बोलना कि वो थोड़ा सा खुश भी हो जाए, लेकिन उसमें मतलब झूठ का भी एलिमेंट होता है काजोलिंग में। क्यों काजोल होता इसका नाम काजल है, लेकिन ये शायद काजोल लिखती हो ना तुम अपना नाम, काजोल ही है तुम्हारा नाम, बहुत बढ़िया है। ये तुम्हारा जो बंगाल कनेक्शन है ना, उसी वजह से ये। हर मदर इज ए बांग्ला स्पीकिंग बंगाली, है ना, शी इज बंगाली, तो ऐसा हो जाता है कई बार। ठीक है, तो
उन्होंने जो लॉजिक दिए वो समझ लेना। उन्होंने लॉजिक दिया कि भाई द प्रिंसली स्टेट्स आर क्लोजली linked by blood and family relations. तो भैया जब ऐसा है तो क्यों नहीं जोड़ रहे हो? और दूसरी बात उन्होंने कही कि एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट must be replaced by a responsible government. Must be replaced by a responsible government. बढ़िया बात है। जैसे ही ये कहा, ये शब्द आप देखो, जो सेकंड पॉइंट आप देख रहे हो, फर्स्ट पॉइंट किसके लिए है? फॉर द रूलर्स। आ जाओ भैया लोग, मिल लो हमसे, कोशिश करो कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ। और दूसरा उन्होंने फॉर द पीपल। ये जैसे ही आएगा वैसे ही जनता कहेगी ना कि ये राजा वाजा नहीं, हमको तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। आप जरा थॉट प्रोसेस देखो, दो स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट का अर्थ समझ लो। एक रूलर को कह रहे हैं कि आ जाओ क्योंकि सब साथ के हैं, और दूसरा नहीं आओगे तो ये लोग उखाड़ देंगे तुम्हें। किसी भी स्टेटमेंट को जब पढ़ते हो तो उसका मीनिंग अंदर से समझना है अपने को। ये सिर्फ ये शब्द नहीं उन्होंने दे दिया, एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जैसे ही कहा, जनता कहेगी हो भैया दादा आओ, तुम संभालो सब। यही हुआ ना। तो जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उन्होंने वर्ड यूज किया यहां पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के समय में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही तो नहीं थी, जो उन्होंने नहीं दी थी हमको। 1909, 1919, 1935 हम कहते रह गए, कभी स्टेट में दे दिया, कभी सेंट्रल में दे दिया, लेकिन पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां थी? डायरेक्ट दे दी थी उन्होंने, एक बार दी थी ना। कब दी थी डायरेक्ट? 1919 इन द स्टेट्स, राज्यों में दिया था उन्होंने, लेकिन केंद्र में तो नहीं दिया था। थोड़ा सा जोशी जी आपको परेशानी होगी इस शब्द में कि डायरेक्ट क्या है, पता है क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, जिनको नहीं पता है, मैं हमेशा ही कह रहा हूं, ये वाली जो क्लास है इसमें मैं ये उम्मीद करता हूं कि पढ़ा हुआ है पहले से इतिहास, तो इस क्लास को समझने में आसानी होगी। जिनका नहीं पढ़ा है वो तुम्हारे नोट्स हैं अभी जो बन रहे हैं, फिर जब आप पढ़ेंगे, और मैं दोबारा पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा इसको, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, और इससे और बेहतर कराऊंगा, तो उस समय फिर आपको समझ में ज्यादा आएगा। इसीलिए कोई भी टॉपिक 2-3 बार तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए। एक बार से कुछ होता नहीं है। वो एक बार सिर्फ पढ़ा करके और सिलेबस खत्म करके तुमको भेजने का मतलब सिर्फ एक होता है कि तुम जाओ और धक्के खाओ। वो हो नहीं सकता, समझना पड़ता है। और कई बार छोटी छोटी चीजें अपने दिमाग में रहती हैं जिनको हमको करते रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही ये बात आई हमारे सामने, वैसे ही ये चीजें समझ में आने लगी कि उन्होंने दोनों को दिया है, प्रेशराइज किया, कोक्सिंग किया, काजोलिंग किया, फियर फैक्टर दिया, और कहा आके मिल लो, नहीं मिले तो परेशानी। ठीक है, और उन्होंने तीसरी बात कही रूलर से। फिर रूलर से कहा उन्होंने, शो ट्रू पैट्रियोटिज्म,
शो ट्रू पैट्रियाटिज्म, शुद्ध राष्ट्रवाद, देशभक्ति शो करिए। ठीक है। फिर उन्होंने रूलर से कहा, डोंट वरी, विल टेक योर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, सो विल बी गिविंग प्रीवी पर्सेस। विल गिव प्रीवी पर्सेस। प्रीवी पर्सेस क्या है? एक पैसा दिया जाता था उनको कि भाई आप भारत में मिल गए तो आपको हम पैसा दे रहे हैं ताकि आपके खर्चे चले। ठीक है, क्लियर। और सिर्फ उस रूलर को नहीं, उसकी फैमिली को भी मिलेगा, ऐसा कहा गया प्रीवी पर्सेस के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली दो चीजें उन्होंने क्रिएट कर दी, ट्विन फैक्टर्स। कौन से दो फैक्टर्स जिन्होंने काम किया? पहला पैट्रियोटिज्म और दूसरा एंड सेकंड सेल्फ इंटरेस्ट। अब एक बार प्रीवी पर्स लिख दिए तो दोबारा काहे को लिखे हम? दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट। डर भी था कि जो हमारे आयरन मैन एसवीपी हैं निपटाने में बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। मतलब एक बात तो है सरदार पटेल की, मैं भी इस बात को मानता हूं, ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज कॉन्सेप्ट्स। बहुत क्लियर थे वो अपने कॉन्सेप्ट्स में, एब्सोल्युटली क्लियर। मैं कहता हूं प्रिंसली स्टेट्स को मिलाना है मतलब मिलाना है, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर लो। और आज जो आप भारत की स्थिति देख रहे हो, हम इतने एकता में हैं, हमारे देश में कोई विद्रोह नहीं होता है, हमारे देश में कभी किसी तरह की क्षेत्रीय अलग होने की परंपराएं नहीं दिखती हैं। थोड़ा सा उधर दिखा था अपने को पंजाब वाला, लेकिन बाकी नहीं दिखता है। जनता उसको मना करती है। कुछ एक आध पगले टाइप के लोग निकल करके सिरफरे लोग भले ही कर दें कि नहीं हमको अलग होना है, लेकिन हो नहीं सकता वो। ये सरदार पटेल की देन है हमारे लिए। और यदि आप कभी केवड़िया गए हो तो केवड़िया में सरदार पटेल की बड़ी ऊंची सी मूर्ति लगी हुई है, बहुत ऊंची सी मूर्ति लगी हुई है। सरदार सरोवर डैम वाला जो हिस्सा है वहां पर। और मैं वहां गया और जो सरदार पटेल का अंगूठा बना हुआ है ना, हम उसके यहां पर भी नहीं थे, नाखून पे भी नहीं थे हम, नाखून पे। और हमको लगा यही मेरा स्टेचर है उनके सामने। ये भी सच है, जिस तरह का स्टेचर उनका था उसमें हमको कभी शक नहीं रहा। इनफैक्ट कई बार मैं सोचता हूं ही लिव्ड ओनली अ लाइफ ऑफ 75 ईयर्स, सिर्फ 75 साल की जिंदगी उन्होंने जी और कंट्रीब्यूट किया। यदि वो 5-10 साल और रह जाते तो मुझे लगता भारत को कुछ और स्ट्रांग बना करके हो जाते। और यदि कहीं वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए होते तो देश की स्थिति कुछ और हो जाती। ये भी हकीकत है, ये भी स्थिति सही है। तो जो केवड़िया में उनकी मूर्ति लगाई गई है वो आपको भी देखने जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं ये सब हमारे तीर्थ स्थल हैं जिन पर हमको जा करके एक बार बैठ करके वहां विचार करना चाहिए। वहां शाम को लेजर शो भी चलता, बड़ा अच्छा चलता, वो लेजर शो भी अच्छा है। और खूबसूरत गार्डन्स बना दिए गए हैं, लाइट वाइट लगी हुई है वहां पर। तो आप सोचो ये सरदार पटेल के प्रति एक श्रद्धांजलि ही नहीं है हमारे लिए। हमको ये है कि हम सरदार पटेल को समझें तो सही। आज जितने मजे से हम घूम रहे हैं ना इस दुनिया में, इस देश में, और भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, 2030, 35, 40 आप लिख लीजिएगा कहीं पर, 2035, 2040 India will be the second economy in the world and may surpass other countries by 2050. India may be number 1 economy in the world in 2050. This is my calculation. And there are regions. और उसके रीजन्स भी हैं हमारे पास जो
हमारा थॉट प्रोसेस है वो ये है कि वी रिबल इंटरनली विद इन फैमिली बट आउटसाइड वी आर ऑलवेज गुड। हम अपने परिवार में झगड़ लेते हैं, अपने अंदर झगड़ लेते हैं, लेकिन बाहर हमेशा हम अच्छे रहते हैं। और यही कारण है कि पूरा वर्ल्ड हमको बोलता है कि आप हमारे यहां आ जाओ। जो इंडियन वर्किंग क्लास है उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, और यह डिमांड इसलिए है क्योंकि हमारे यहां योग्यता है। और दूसरी बात, हम वहां के कानूनों को पूरी तरह से मानते भी हैं, रेबेलियस नहीं होते हैं। यह हमारा डीएनए है, इंडियन डीएनए है हमारा। तो अगले आने वाले समय में जब पूरा, आप देखिए, यूरोप इज गेटिंग ओल्ड। चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी हैज क्रिएटेड अ डेंट, इररिपेरेबल डेंट ऑन चाइना। इररिपेरेबल डेंट है इस समय। बुढ़ा गया यूरोप, बुढ़ा रहा है चीन। यूएसए इज अगेन, देयर इज अ स्लिप, अ डाउन स्लाइड, बट इंडिया इज डूइंग एक्सट्रीमली गुड because of our demographic dividend. We are the most young country in the world today. तो जब हम इतने युवा हैं तो हमारा बहुत अच्छा भी होगा। तो आज की बात तुम लोग लिख लेना, 2050 में कभी जब तुम भी रहोगे, हो सकता हम भी रहें, तो इस चीज को देखेंगे, इस चीज को रिलिश करेंगे। लेट्स मेक इट अ प्लान फॉर 2047। जो भी हम अमृत काल मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, हो सकता है जब 100 साल हम पूरे करें तो हम आजादी के एक नए नाम के महोत्सव के साथ हम विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था का भी कोई उत्सव मनाएं। ये हो सकता है, और ये हो सकता नहीं है, ये होगा। ये कहीं पर लिख लेना आज, 2047 इंडिया वुड बी नंबर 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत सारे फैक्टर्स है, कभी आराम से हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गई बात आपको। अब उन्होंने क्या क्या किया, अलग अलग चीजों को लिख लो। जैसे हैदराबाद, कहानी बहुत लंबी है हैदराबाद की मेरे पास। ठीक है ना, कभी सुनाई होगी तुम लोग, हो सकता है सुनाई हो मैंने हैदराबाद की कहानी। हैदराबाद की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन आप सिर्फ लिख लो, हैदराबाद was annexed by police action. हैदराबाद was annexed by police action. हैदराबाद के निजाम के पास जितना पैसा था ना, बहुत पैसा था, लेकिन वो आदमी बड़ा खतरनाक था। वो कॉरिडोर में पड़ी हुई बीड़ियों को उठा के जला के पी लेता था। पढ़ोगे तो मिल जाएगा। लैपियर कॉलिंस ने लिखा है, लिख लो कहीं पर, तुम्हें हम रेफरेंस दे ही दे रहे हैं ना, काहे को सोच रहे हो इतना। कुछ चीजें तो मैं तुमको हमेशा रेफरेंस से दूंगा, तुमने पूछ लिया इसलिए बता दिया। ठीक है, जूनागढ़ थ्रू प्लेबिसाइट, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से मिला लिया गया। अब देखो, 216 प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज्ड विद द प्रोविंसेस। 216 प्रिंसली स्टेट्स को प्रांतों में मिला दिया गया। 310 प्रिंसली स्टेट्स वर कंसोलिडेटेड इनटू 6 यूनियन ऑफ स्टेट्स। 310 को यूनियन ऑफ स्टेट में कंसोलिडेट कर दिया गया। 5 डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ चीफ कमिश्नर, ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। 5 डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ चीफ कमिश्नर। 21 पंजाब एंड हिंदी स्टेट फॉर्म्ड
हिमाचल प्रदेश, and 2 states have separated provinces. तो कुल मिलाकर के जो 554 प्रिंसली स्टेट्स थे, उससे 14 यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाए गए। फोर्सेस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, फोर्सेस भी थी, सेना नहीं थी उनकी, तो उन सेनाओं को भी भारतीय सेना में ले लिया गया। यदि उनको सेना में नहीं लिया तो जरा गौर करिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विजन समझिए। यदि उन लोगों को सेना में नहीं लिया जाता जो प्रिंसली स्टेट्स के सैनिक थे, तो क्या होता है? आर्म रेबेलियन नहीं होता, वो डकैत बन जाते। खाने के लिए पैसा चाहिए ना, सेना है, सैनिक है, हथियार है, ट्रेनिंग है, जानते हैं, तो उनसे ज्यादा कौन अच्छा कर सकता था डकैती? ठीक है, तो खमेरन हो जाते ये। कितने लोग समझ में आया मैंने क्या बोला लास्ट में? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड? गुड, 1, जस्ट 1, 2, क्या है? खमेरन बोला ना मैंने अभी। हाँ, कितने लोग समझ में आया? सिर्फ एक को समझ में आया, 2, बहुत बढ़िया। अरे एक अभी पिक्चर आई है रणवीर कपूर की, शमशेरा, तो उसमें वो खमेरन खमेरन करते रहते हैं, है? I don't know. I don't know. It is a fiction, so I cannot attach it to any. हाँ, फ्लॉप हो नहीं फ्लॉप हो, रणवीर कपूर फ्लॉप है, मैं तो उसके किस्मत से बड़ी रश्क होता है कई बार। क्यों होता है तुम्हें समझ में आता ही होगा। चलो कोई बात नहीं। क्यों हंसे तुम? लेट आया, चलो। तो अब जरा इस चीज को समझो कि यहां पर इन्होंने किया। अब इसके अलावा अब कुछ चीजों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। हम आपको काम दे रहे हैं, लिखिए भोपाल, हैदराबाद, छोटा छोटा सा, जूनागढ़, त्रावणकोर, जोधपुर। जोधपुर पे तो एक फिल्म भी बनी थी, इफ यू रिमेंबर, एक फिल्म बनी थी जोधपुर पे। कौन सी फिल्म थी मुझे ये याद नहीं आ रहा है। मनोज वाजपेयी की पिक्चर है वो, मनोज वाजपेयी, करिश्मा कपूर, सम शॉर्ट ऑफ मूवी। चलो इसको फटाफट तुम इन 5 के बारे में चीजें निकालो। अब देखिए, कुछ स्टेट्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था डोमिनियन ऑफ इंडिया, उनमें एक था भोपाल। ठीक है, दे वांटेड इंडिपेंडेंस। तो भोपाल में नवाब थे हमीदुल्ला खान, हमीदुल्ला खान, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी यहां पर। कुछ पॉइंट्स अपने लिखते चलिएगा। और ही वॉज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ मुस्लिम लीग एंड अपोज द कांग्रेस। उन्होंने माउंटबेटन से जाके कहा हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि माउंटबेटन ने बड़ा सीधा कह दिया कि भाई आप भाग नहीं सकते हो, जो सबसे नजदीकी डोमिनियन है उसमें आप मिल जाओ। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझा दिया बहुत कायदे से। कायदे समझाना समझ रहे हो ना? तो वो जो कायदा है इन्वर्टेड कॉमा वाला, उसमें समझा दिया गया। और ही ज्वाइंड द डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो ये भोपाल की कहानी बड़ी सरल है। हमीदुल्ला खान का नाम याद रखिएगा, ये सैफ अली खान के नाना वाना कुछ टाइप के थे। ठीक है, चलिए। हैदराबाद लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट स्टेट था, प्रिंसली स्टेट। यहां पर भी रूलर वॉज निजाम मीर उस्मान अली, निजाम मीर उस्मान अली। पॉपुलेशन लार्जली हिंदू,
और उन्होंने सीधे बोल दिया, ब्लेटेंटली रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडियन यूनियन, बोला हम नहीं ज्वाइन करेंगे। जिन्ना भी इनको सपोर्ट कर रहे थे। इंपॉर्टेंट ये है, अब यदि ऐसा होता तो हिंदुस्तान में एक दूसरा पाकिस्तान अंदर घुसा होता हमारे, ठीक है। और पटेल रिक्वेस्टेड इनिशियली, थ्रेटेंड लेटर, पहले उन्होंने विनय अनुनय विनय किया, और वही कहानी मैं हमेशा बोलता हूं, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। तो बिना भय के प्रीत हुई नहीं वहां पर, ठीक है। और याद रखिएगा, निजाम जो था ये आर्म्स इंपोर्ट करने लगा यूरोप से, तो ये तो ज्यादा ही खतरा हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात थी कि इनके आर्म्ड फैनेटिक्स थे। आर्म्ड फैनेटिक्स मतलब एकदम कट्टरवादी आर्म्स लेकर के चलने वाले, उनको रजाकर बोलते थे, रजकर्स, RAZKRS। और ये हिंदुओं को बेरहमी से पीटते थे, मारते थे, लूटते थे, और बिल्कुल स्थितियां खराब हो गई थी हमारे यहां। तो हिंदूज वर टारगेटेड एंड देयर वर वायलेंट परपेट्रेशन ऑफ क्राइम ऑन द हिंदूज, ठीक है। और इसलिए याद रखिएगा 1948 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, तब ये लगा कि चलो अब कुछ पोलो खेलते हैं, पोलो खेलते हैं। अब ये पोलो खेलते हैं का मतलब तो समझ ही गए तुम, दैट वॉज नोन एज ऑपरेशन पोलो, ये याद रख लीजिएगा, ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन पोलो के तहत इंडियन आर्मी वॉज सेंट टू हैदराबाद। इट वॉज 13th of September 1948। 4 दिन तक आर्म्ड एनकाउंटर चला। इंडियन आर्मी बहुत ट्रेंड, बहुत एफिशिएंट, और हैदराबाद में रजकर और उनकी आर्मी कितना काम करेगी, 4 दिन में निपट गए। 4 दिन चला ये, ठीक है। और वी गॉट फुल कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ हैदराबाद एंड हैदराबाद बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन बाबू तुम भी खुश रहो, तो निजाम को गवर्नर ऑफ हैदराबाद बना दिया। भाई चल तू गवर्नर का हाउस में बैठ, मजे ले थोड़े दिन तू भी, उसके बाद तो जो तेरा होना होगा वो होगा। अब गवर्नर बनाने के बाद वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जा नहीं सकते, अगेंस्ट द इंडियन इंटरेस्ट जा नहीं सकते, तो ये भी एक उनके साथ किया गया। तो ये इस तरह से हैदराबाद का रजकर्स पूछा जाता है 3 मार्कर्स में, या कभी पूछा जाए। और 13 सितंबर 1948 याद रखिएगा, ऑपरेशन पोलो याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जूनागढ़, ठीक है। ये साउथ वेस्ट गुजरात का पार्ट है जूनागढ़, ठीक है। 15 अगस्त 1947 तक तो ये मिला ही नहीं हमसे। यहां पर भी लार्ज हिंदू पॉपुलेशन है, और यहां पर जो रूलर थे उनका नाम था नवाब मोहम्मद महाबत खांजी III, नवाब मोहम्मद महाबत खांजी III। ठीक है। अब ये जो नवाब साहब थे, इनका दिमाग था खराब। देखो, एक चीज तो कही गई थी, किसी से जुड़ना हो तो जुड़ जाओ। इन्होंने कहा हम पाकिस्तान से जुड़ेंगे, जबकि होना क्या था कि एडजॉइनिंग स्टेट से जुड़ना था अपने को। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान भी तो बगल में ही है हमारे, बस समुद्र की तो दूरी है तो हमारा पड़ोसी, ये भी एडजॉइनिंग, तो ये भी है पाकिस्तान। तो नवाब साहब का हो गया था दिमाग खराब। और कभी यदि आपने एक सीरीज आई है उस पे, हाँ, उनको अपने कुत्तों से बड़ा प्यार था।
बहुत प्यार था अपने कुत्तों से। तो सारा अपना सामान उन्होंने पानी के जहाज में लदवाया, जब छोड़ के भाग रहे थे यहां से, सारा सामान पानी के जहाज में लदवाया, कुत्तों को उसमें भरा, और बीबी छोड़ ले जाना भूल गए। मतलब he loved his dog more than his wives। तो ऐसे भी लोग हमारे देश में रहे हैं जिनको कुत्ते ज्यादा प्रिय थे। कह रहे नहीं वे। अब वो कहानी नहीं सुनाऊंगा, एक छोटी सी और थी कहानी मेरे पास, लेकिन उसको नहीं सुनाऊंगा मैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, और जूनागढ़ में दो चीजें थी, एक था मंगरोल और एक था बाबरियावाद। ठीक है, दो स्टेट्स थे। उन्होंने कहा नो, विल ज्वाइन इंडिया। मंगरोल और बाबरियावाद ने उन्होंने कहा कि हम जुड़ेंगे इंडिया के साथ। और जब ऐसा किया उन्होंने, तो जो नवाब साहब थे, ही मिलिटरली ऑक्यूपाइड द टू स्टेट्स। मंगरोल और बाबरियावाद को निजाम ने सेना भेज के मिला लिया। और इस समय जो बाकी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि भाई साहब आप हमको बचाओ, ये तो गलत कर रहे हैं। ठीक है, और हमको ये साफ साफ से समझ में आ रही थी, यदि जूनागढ़ ने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया तो हमारा जो कोस्टल एरिया है वो वल्नरेबल हो जाएगा। हमारा जो कोस्टल एरिया है वल्नरेबल हो जाएगा। हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स वहां से चलता है, बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो, वहां पर 80% हिंदू हैं, और इसलिए चलो यहां पर एक प्लेबिसाइट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह। ठीक है, और अब हमारे पटेल साहब काम आए। उन्होंने कहा देख बेटा, तेरे को अलग होना है ना, अलग हो ले तू। हमने सारी सप्लाई कट कर दी, वहां की सारी सप्लाईज कट कर दी। फ्यूल, कोल जूनागढ़ नहीं जाएगा, एयरफोर्स बंद, फ्लाइट्स बंद, पोस्टल लिंक्स बंद, और इंडिया ने अपनी आर्मी वहां पर भेज दी। ठीक है, मंगरोल और बाबरियावाद को हमने अपने में मिलाया सबसे पहले। ठीक है, पाकिस्तान भी तैयार हो गया कि चलो ठीक है, कर लो प्लेबिसाइट। 26 अक्टूबर को ये पाकिस्तान भाग गया भाई साहब, नवाब साहब। और जितनी कैश था वो सब उठा के भागा ये बंदा, जितना कैश था। दीवान ऑफ जूनागढ़ वो थे सर शाह नवाज भुट्टो, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे, और जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो। मतलब इंडियंस जा करके, भले ही कोई भी हो, वो रूलिंग क्लास तो वही बनी वहां पर। और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि आइए इंटरवीन करिए, और दीवान के कहने पर इन्होंने इंटरवीन किया। प्लेबिसाइट हुआ और यूनानिमस डिसीजन हुआ, एंड जूनागढ़ बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये सौराष्ट्र का पार्ट बना, और 1 नवंबर 1956 को सौराष्ट्र बिकेम द पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, 1960 में बॉम्बे स्टेट 2 पार्ट्स में बटा, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। और इसलिए जो जूनागढ़ है वो आज किसका पार्ट है? गुजरात का पार्ट है। तो आप सोचो कितना पंगा लिया उन्होंने। भुट्टो को भी अंदाज नहीं था कि यहां पर ये पंगे होने वाले हैं। अब आता है त्रावणकोर।
अब जरा देखो त्रावणकोर की भी स्थिति हमारे लिए मैरीटाइम ट्रेड और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, समुद्री व्यापार और रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, यहां पर ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत रिच हैं। इन्होंने तो कहा हम कांग्रेस की लीडरशिप को ही नहीं मानते, त्रावणकोर ने। और 1946 में ही दीवान ऑफ त्रावणकोर थे सर सीपी रामास्वामी अय्यर। सर सीपी रामास्वामी अय्यर, इन्होंने कहा कि विल फॉर्म एन इंडिपेंडेंट त्रावणकोर स्टेट। सीपी अय्यर के बारे में यह भी कहा जाता था कि इन्होंने सीक्रेट ट्रीटी की थी यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, कि आप लोगों में बचाएंगे। ठीक है, और त्रावणकोर को यह लगता था कि उनके पास एक और है जिसका नाम है मोनाजाइट। यस, इस मोनाजाइट के बल पर हम अपने स्टेट को चला ले जाएंगे। देखो, हर एक का अपना अपना थॉट प्रोसेस रहता है, तो मोनाजाइट के बल पर ये कूद रहे थे। ठीक है, और मोनाजाइट को यदि वो न्यूक्लियर रेस के लिए, न्यूक्लियर आर्म्स के लिए ब्रिटेन को देंगे तो ब्रिटेन उनके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, जुलाई 1947 तक त्रावणकोर अड़े रहे। वहां पर एक केरला सोशलिस्ट पार्टी थी। कौन सी थी? केरला सोशलिस्ट पार्टी। उसका एक मेंबर था, उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया, सीपी अय्यर के ऊपर। असैसिनेशन अटेम्प्ट, मार देंगे। ठीक है, तो अब इनको लगा यार जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो घर कहां है? इंडिया। सो ऑन जुलाई 30, 1947 त्रावणकोर ज्वाइंड इंडिया। त्रावणकोर ज्वाइंड इंडिया। ठीक है, बड़ा बढ़िया हो गया ये। अब हमारा त्रावणकोर भी हमारे पास है। अब आया हमारा जोधपुर। हिंदू किंग, हिंदू मेजॉरिटी। तो सोच रहे तुम काहे को इंडिपेंडेंट चाहते हो? क्यों इंडिपेंडेंट चाहिए तुम्हें? एक फिल्म है, आई एम अनेबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट फिल्म है। कौन सी? जुबैदा। यस, इट वॉज जुबैदा। जुबैदा मूवी थी, देखिएगा आप उसमें, बड़ा अच्छा है। मनोज बाजपेयी का रोल भी बहुत अच्छा है उसमें। ठीक है, हिंदू किंग, लार्जली हिंदू पॉपुलेशन, और ये पता नहीं क्यों पाकिस्तान की तरफ से जाना चाहते थे। और यहां पर एक प्रिंस थे, यंग थे, नाम था उनका हनुमंत सिंह। ठीक है, हनुमंत सिंह। इनको लगा कि उनको पाकिस्तान से बेहतर डील मिल जाएगी, और वो जुड़ा भी हुआ है वहां से, यदि हम पाकिस्तान वाला हिस्सा देखें तो। ठीक है, और उनको लगा कि उनको फ्री एक्सेस टू कराची पोर्ट मिल जाएगा, मिलिट्री एग्रेरियन सपोर्ट उनके पास ही है। और जब पटेल को लगा यार ये तो वास्तव में उधर जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ टेरिटरी है। तो पटेल पहुंचे उनके पास, और पटेल ने कहा तुम्हें जो चाहिए बताओ, लेकिन मिलो तो इंडिया से। ठीक है, और ये जब उन्होंने सुना हनुमंत सिंह ने, तो हनुमंत सिंह ने कहा कि ठीक है कि भाई हमको रेलवे दी जाए। तो काठियावाड़ से रेलवे की लाइन को उन्होंने प्रॉमिस किया कि यस यू विल बी गिवन दैट। और दूसरी बात कही कि इस रेलवे से हम आपके यहां पर ग्रेन सप्लाई करेंगे, जोधपुर में अनाज दे देंगे। ठीक है, और 11 अगस्त 1947, 4 दिन पहले सिर्फ स्वतंत्रता के, हनुमंत सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन।
और फिर आता है हमारा कश्मीर, उसकी कहानी तुम्हारे पास है सो मैं बताऊंगा नहीं, उसका तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बहुत खतरनाक है, ठीक है। उसमें तो उन्होंने खुद ही कहा कि भाई साहब या तो हमको मार देना या फिर निपटा देना, याद है ना, वो कहानी अलग की बात है। तो ये हमारा एक्सेशन जो है, अब आपको देखो इतना सारा लिखना आपके पास नहीं है, लेकिन किसी एक के बारे में पूछे तो लिखना पड़ेगा, इसलिए अलग अलग के लिए हमने अलग अलग बता दिए। जैसे उन्होंने कहा जोधपुर के बारे में बताओ, जूनागढ़ के बारे में बताओ, भोपाल के बारे में बताओ, तो अलग अलग के लिए ठीक है ना, ठीक। लेकिन यदि कंप्लीटली अपने को लिखना है तो सिर्फ इतने से खेल तुम्हारा हो जाएगा। ये जो हमने लिख दिया है यही तुम्हारा पूरा आंसर का पार्ट है, जो हमने पहले 5-7 मिनट में लिखा था, जो उन्होंने दिया है कि किस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स हुआ है, इसको आप अपने आराम से लिख सकते हो इतने में। लेकिन यदि उन्होंने, और इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, भोपाल, जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर, जोधपुर, ये आपका एक तरीका होता है कभी भी लिखने का, ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट जो हमने बताया था आपको, वो कहा था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, याद है। अरे नहीं रे, ऐसे क्यों कर रहा है। मेंटेनिंग द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ब्यूरोक्रेसी, ऑल इंडिया सर्विसेज। देखो हमारे साथ समस्या ये हुई कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का तकसीम हुआ, बंटवारा हुआ, तो उस समय पाकिस्तान के पास जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग गए वो बड़े जहीन थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, और इंडिया में जो लोग रह गए वो भी इंटेलिजेंट थे, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं थे, लेकिन हमारे पास कम तो हो गई ना संख्या, हो गई ना संख्या कम, जो इंडियन सिविल सर्विसेज कही जाती थी, आईसीएस, ठीक है। और ये जो आईसीएस हमारे यहाँ, मैं हमेशा कहता हूं बहुत इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे। यदि हिंदुस्तानी है तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्यों, क्योंकि कितने बड़े कंपटीशन को लेकर के आता है। आज भी जो आईएएस होते हैं अच्छे होते हैं, आईपीएस होते हैं अच्छे होते हैं, लेकिन अब तो फिर भी कुछ विचित्र विचित्र नमूने आ जाते हैं। ये खुद आईएएस ही कहते हैं यार, पता नहीं कैसा ये नमूना आ गया यहां पर, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज स्टेब्लिश किया था मैकॉले ने, रिकमेंड किया था उसने, और 1854 में बनाया गया था। और बेसिकली पहले जो इसका रूल था वो ये था कि हिंदुस्तानियों को दबा के रखो, ठीक है। हिंदुस्तान में ब्रिटेन के रूल को बनाए रखो, नेचर कैरेक्टर ये है इसका, जो ऑल इंडिया सर्विसेज उस समय हुआ करती थी, ठीक है। पहले स्वतंत्रता के पहले सरदार पटेल चाहते थे कि जो ये ऑल इंडिया सर्विसेज का कार्डर है इसको छोटा किया जाए, लेकिन जब स्वतंत्रता मिली तो उनको लगा नहीं, ऑल इंडिया सर्विसेज का कार्डर हमारा स्ट्रेंथन होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। He became aware of the importance of the all India services, अखिल भारतीय सेवाओं की महत्ता को उन्होंने समझा, और इसको इन्होंने कहा स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। क्या कहा? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और उन्होंने कहा कि फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी ऑफ इंडिया ऑल इंडिया सर्विसेज इज मैंडेटरी। भारत की प्रशासनिक एकता के लिए अखिल भारतीय सेवाएं अपरिहार्य हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है। और इसीलिए 20-21 अक्टूबर 1946, 21 अक्टूबर 1956 एक कॉन्फ्रेंस हुई। सरदार पटेल उसको हेड कर रहे थे। उन्होंने कहा वी वांट रिसरेक्शन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, कि हम अखिल भारतीय सेवाओं को पुनः प्रतिष्ठित करेंगे।
21 ऑफ अक्टूबर 1946। ठीक है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, 5 पॉइंट्स दिए उन्होंने कि वाई द ऑल इंडिया सर्विसेज मस्ट बी स्ट्रेंथेंड। तो पहली बात तो ऑल इंडिया सर्विसेज की हम कर रहे हैं। 21 अक्टूबर 1946 कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एडवांटेजेस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए कहा है। इन्होंने कहा इट वुड एफिशिएंटली मेंटेन सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये प्रभावी रूप से केंद्र राज्य संबंधों को बनाए रखेगी, प्रभावी रूप से केंद्र राज्य संबंधों को बनाए रखेगी। दूसरी बात, इट वुड मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, इससे यूनिफॉर्मिटी एक रूपता रहेगी। नंबर 3, a continuous and lively contact of center with the ground realities in the states, केंद्र का, हाय रे ये बच्ची परेशान हो रही, नहीं लिख पाई, लिखो, मैं तुमको सरल अंग्रेजी में लिखवा दे रहा हूं। इट विल इंश्योर the connection of central government with the ground realities of the states at the local level। सरल भी बताना पड़ेगा, ठीक है। और चौथा, to attain the higher level of goals with हाईएस्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, उच्च दक्षता के साथ उच्चतर स्तर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद। और जो 5वीं बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट कही है उन्होंने, फ्री फ्रॉम कम्युनल एंड पार्टी एफिनिटी, सांप्रदायिक और दलीय राजनीति से विलग होकर के ये काम करेगी, मुक्त रहेगी ये, ठीक है, क्लियर। और ये जब बात कही तो आज ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए हम कहते हैं कि सरदार पटेल इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, इनको फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। और इसीलिए इट इज फ्री एंड ओपन टू ऑल। आप लोग भी उसी की तैयारी कर रहे हैं कि आप आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, तो इट वाज ओपन फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2, नो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इसमें राजनीतिक सहभागिता नहीं होगी। नो कम्युनल एक्टिविटीज, कोई सांप्रदायिक कार्य नहीं करेंगे। और आपको हम बता दें, फर्स्ट बैच जो रिक्रूट किया गया वो 1946 में रिक्रूट किया गया। तो आप बताइए, जो इसमें इन्होंने 5 पॉइंट दिए हैं, तुमको यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखना हो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, तुमको पॉलिटी में लिखना हो, तुमको सरदार पटेल के बारे में लिखना हो, तो सरदार पटेल 2 चीजों के लिए बड़े जाने गए, लेकिन हमारे लिए संभव नहीं है कि हम इस पे बहुत बड़ा बड़ा सा लिखें, तो हमने थोड़ा थोड़ा सा आपको कंसाइज फॉर्म में दे दिया। लेकिन अब क्या है, चूंकि सरदार पटेल हमारे टॉपिक में है, तो इनके अलग अलग चीजों पे रोल भी आएंगे। तो उन रोल्स के बारे में एक बार आप देखिए, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिख लो, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे आप लिखिए। मैं जरा अपने ऑफिस से 1 मिनट होकर के आ रहा हूं।